कोलकाता से खेमानी जी। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? अब ठीक है, पहले से बेटर है, सक्रिय है। भगवान स्वस्थ रखे उनको, यही हमारी बात। निशा हमारी सहयोगी है। निशा जी देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है सर। अच्छा, मैं 1 मिनट के नेफ्ट हो रहा हूँ, आप चेक करके पूछें उस व्यक्ति से जो आपका असिस्टेंट है कि आवाज साफ आ रही है। मैं पूछती हूँ सर, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है सर, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही थी। 1 सेकंड दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। पूछिए आप पूछिए, हम बात कर रहे हैं। जी सर जी। और चंदा, ये बातचीत जो है 2 जगह प्रकाशित भी होगी और फिर आगे मेरी किताब में भी आएगी। और अभी मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अभी शाम को 2 घंटे बाद रवाना हो रहा हूँ छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ गए? दुर्ग में। किस विषय पर है सब लोग? वो है भारतीय परिवेश में संस्कृति और सभ्यता, वर्तमान परिवेश में संस्कृति और सभ्यता। अच्छा विषय। हाँ, एक मिनट बोल दीजिए। प्रोफेसर दीक्षित सर सादर प्रणाम सर। क्या स्टार्ट कर लूं अगर आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल शुरू कर दी सबको। डॉक्टर अवस्थी सर, आप इंट्रोडक्शन से कुछ कहना चाहेंगे सर? फिर मैं शुरू करूँ अगर आपकी परमिशन हो। मैं बोलना शुरू करूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। जी सर जी। हमारे अब यस बोलिए। जी सर आवाज आ रही है सर। हमारे देश विदेश के इस चैनल के माध्यम से सभी सुधी श्रोताओं, पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और साहित्य प्रेमियों को मैं डॉक्टर संदीप अवस्थी नमस्कार करता हूं। हमारे आज के विशिष्ट मेहमान हैं, वह कम से कम 60 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख चुके हैं, और बल्कि 60 भी नहीं, 100 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख चुके हैं और देश विदेश के जाने माने विद्वान हैं। 4 से अधिक विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और इसके साथ साथ आलोचना के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है और दर्जनों पीएचडी थीसिस के आप जो निदेशक रहे हैं, और साथ ही आपकी काफी थीसिस लिखी गई है। पत्रकारिता विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में आप ही की देन है, और आप भूतपूर्व विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, और देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी का पुरस्कार, केंद्रीय संस्थान आगरा का पुरस्कार और अन्य विशेष पुरस्कार शामिल हैं। ऐसे विद्वान प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का मैं आपकी और हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रश्नों का सिलसिला हमारी सहयोगी आगे बढ़ाएंगी। इससे पहले मैं एक प्रश्न बद्दा से पूछ लेता हूं कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की स्थापना के बाद लखनऊ में आप रहते हैं, बहुत नजदीक है फैजाबाद अयोध्या, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जिसको कहा गया नव्य दिव्य भव्य, तीनों विषय होते, एक नई अयोध्या का आविर्भाव हुआ। और दिव्य रूप है ही भगवान श्री राम का जो सिरे से आविर्भाव हुआ, बालक राम का पुनरागमन। और भव्य भी इसलिए कि पूरा संसार उमड़ रहा है, देश विदेश के इतने सारे राम कल्पनातीत
कोई सोच नहीं पा रहा था कि इस मंदिर स्थापित हो जाने और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद इतनी अनियंत्रित भूख बढ़ेगी, प्रशासन भी एक बार घबरा गया, अनियंत्रित होने लगी। लेकिन खैर किसी तरह से प्रभु की कृपा से ही सारी व्यवस्था। अब इस समय देश को देखने तीर्थ स्थान है, उसमें अयोध्या का लगभग 4 लाख 5 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन आ रहे। छोटा शहर था, इतनी भौतिक व्यवस्था नहीं, लेकिन देखते देखते इसका इतना अधिक प्रभाव और प्रचार प्रसार हो गया कि अब तो काफी लंबी बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाकर प्रवेश मिलता है। लोगों को पहले कह दिया जाता है कि आप पहले से टिकट निश्चित कर लीजिए, तब आई। बहुत सारे लोगों को भाई के लिए रोका गया था। आप सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी, भाई सोना आइएगा, आज भी धीरे धीरे आइए। तो कह लीजिए कि भारतीय संस्कृति का और राम भक्ति धारा पुनरागमन हुआ और एक वैचारिक क्रांति। तो अब मैं सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निशा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और सर से सवाल पूछें। स्वागत है। मैं दोनों सर को प्रणाम करते हुए अपनी बातचीत को शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले दीक्षित सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, आपके माइक से आवाज इको कर रही है सर। इसका कोई कारण है जो अज्ञात है, कैसे किया जाए? चलिए चलने दीजिए। आप अगर फोन के थोड़ा सा सर पास रहेंगे तो शायद इको कम आएगा, मुझे लगता है। और पास आ जाते। अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है सर, अब इको नहीं आ रही। ठीक जी सर जी। सर मैं आपके परमिशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो इतना सुंदर परिचय ऑलरेडी प्रोफेसर अवस्थी सर ने दे ही दिया, बस मैं लेकिन फिर भी सूर्य को रोशनी तो दिखा नहीं पाऊंगी। एक शुरुआत मैं कर देती हूँ सर कि हमारे बीच में आज प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित सर हैं और ये एक जाने माने विद्वान हैं, सरस व्यंग्यकार हैं और आलोचक भी हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और इतने ही शोधार्थियों को मार्ग प्रशस्त करने में अपनी भूमिका भी निभाई है। तो हिंदी साहित्य जगत के शीर्षस्थ आलोचकों में आपका स्थान आता है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है सर कि बचपन से लेके किशोरावस्था तक, ये आपकी कॉलेज तक की जो लाइफ है और नई दुनिया में आपने कदम रखते हुए ऐसे कौन से पड़ाव आपके जीवन में आए कि आप उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर हिंदी का जो प्राध्यापक लेखक है, जो मैंने देखा कि आप प्राध्यापक थे, तो ऐसे लेखक बने, और ऐसी कौन सी छाप थी जिसने आपके जीवन में ये छाप छोड़ी कि आप उपन्यासकार और व्यंग्यकार बनने के रास्ते पर चल सके? एक संशोधन लगा दूं कि मैंने जीवन में एक उपन्यास नहीं लिखा है। मैं केवल और केवल समीक्षक हूँ, शोधार्थी हूँ और अध्यापक हूँ। सृजनात्मक लेखन से बहुत कम संबंध मेरा रहा है, केवल पाठक के रूप में या समीक्षक के रूप में उससे आमना सामना होता रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद MA PhD के उपरांत मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा। पहले जोधपुर विश्वविद्यालय में सेवा की और वहाँ 13 वर्ष रहने के बाद रीडर के पद पर लखनऊ विश्वविद्यालय आया। लखनऊ विश्वविद्यालय मेरी मातृ संस्था रही, यहीं से मैंने BA MA PhD DD यही का निकट जनपद का निवासी हूँ और ये मेरा निकटतम नगर है, तो एक तरह से इसके साथ भावात्मक लगाव रहा है। तो रिसर्च के दौरान प्राचीन साहित्य, आधुनिक साहित्य और गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं, भाषा शास्त्र भी, काव्य शास्त्र भी, पत्रकारिता भी, प्रयोजन मूलक या रोजगार परक हिंदी भी, अवधि भाषा साहित्य, लोक साहित्य, शोध प्रक्रिया, विश्व हिंदी इत्यादि कई सारे विषय जो मेरे अध्ययन परिधि में आते।
इन्हीं पर लेखन कार्य करता रहा। कभी कभी मनोविनोद के लिए मैंने हास्य व्यंग्य परक जिनको सटायर कहा जाता है उनका लेखन किया। अवस्थी जी को मैंने वही एक पुस्तक दी थी, सूचनाबाद। मेरा ख्याल है कि वो आपको मिली है और उसके माध्यम से आपने व्यंग्यकार और फिर उसमें व्यंग्य के साथ कथा जुड़ी ही रहती है तो वो अनुमान कर लिया होगा। ऐसा नहीं कि इस लेखन के प्रति मेरे मन में कोई वितृष्णा है या कोई असहमति है, मुझे सृजनात्मक क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिला। यही कार्य इतना बड़ा है, आप तो स्वयं इससे जुड़ी है, इसमें जानते हैं। उच्चतर स्तर पर अध्यापन कार्य करना और उसको अधिकाधिक को सफल बनाना, सार्थक बनाना अपने में बड़ी चुनौती। फिर शोध कार्य और बड़ी चुनौती है, उसमें मौलिकता भी हो, उसमें उपयोगिता भी हो और वो हो। अगर नमूने की कृति न बन सके तो कम से कम स्तरीय तो उस दिशा में प्रयत्न करता रहा हूँ। जो जो हमको अछूते विषय दिखाई दिए, लगा कि इसमें काम करने की जरूरत है और जरूरत भी केवल समसामयिक नारे से प्रभावित होकर नहीं तय की जाती, उसका भविष्य देखना होता है और सबसे बड़ी बात है उसकी उपयोगिता पर विचार करना होता है। जब अध्यापन क्षेत्र में मैं आया, विशेष रूप से जब विभागाध्यक्ष हुआ, तो एक बात मुझे महसूस हुई कि हिंदी के प्रति नई पीढ़ी में उतनी रुचि नहीं है जितनी विज्ञान के विषय हुए हैं। आम विद्यार्थी या जो भागता है मेडिकल की ओर, इंजीनियरिंग की ओर, फिर सिविल सर्विसेज की ओर, शायद इसलिए और शायद नहीं निश्चित रूप से इसलिए कि उसमें रोजगार की संभावनाएं ज्यादा है और इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा है। हिंदी में छटे हुए बच्चे आते हैं जिनको शायद और जगहों पर प्रवेश नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके भीतर अपनी रुचि होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं काम करते रहते हैं और साइड बाय साइड ये काम कर लेना चाहते हैं। तो इसका निदान और समाधान खोजना मुझे जरूरी लगा। मैंने इस विषय पर विचार किया कि हिंदी को कैसे अधिकाधिक रोजगार परक बनाए। इस बात को मद्देनजर रखकर 1975-76 में मैंने एक विषय की कल्पना की जिसका नाम उन दिनों पड़ा प्रयोजन मूलक हिंदी, और उसे पहली बार अपने पाठ्यक्रम में यहाँ स्थान दिया लखनऊ विश्वविद्यालय में। अब तो आज जो भारत के 70-72 विश्वविद्यालय हैं जो इस पाठ्यक्रम को चला रहे हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें भी बहुत जोर दिया गया है कि ऐसे पाठ्यक्रम सोचो जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे रोजगार मिले, नई पीढ़ी की समस्याएं समाप्त हो। तो अब काफी लोकप्रिय हो गया है। आरंभ में इस पाठ्यक्रम में 2 विषय रखे गए थे, एक पत्रकारिता और दूसरा अनुवाद। इसमें लोगों को ज्यादा बाजार दिखा था। बाद में विचार करते देखा गया कि यही 2 नहीं लगभग 1 दर्जन विषय ऐसे हैं जिसमें रोजगार की संभावनाएं हैं, हमें तलाशनी होगी। उदाहरण के लिए मीडिया राइटिंग का अगर अभ्यास करा दिया जाए, मीडिया राइटिंग में फीचर लेखन आता है, ये फीचर अखबारों में भी चलता है, रेडियो में भी चलता है, टीवी में भी चलता है। जैसे रिपोर्टाज लेखन है, जैसे संपादकीय अग्रलेख का लेखन है, जैसे स्तंभ लेखन है। रेडियो पर जाएं तो वहाँ रेडियो वार्ताएं होती हैं, उनकी एक लेखन प्रविधि है। वहाँ परिचर्चा होती है, उनकी अपनी प्रविधि है। टीवी पर जाएं तो वहाँ भी परिचर्चा होती है, संस्मरण होते हैं और कई तरह के रोचक कार्यक्रम जो विचार परक भी होते हैं, ज्ञानवर्धक भी होते हैं और रोजगार परक भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया जाए तो सरकारी नौकरी के बिना भी फ्रीलांसिंग करते हुए कलमजीवी बनकर रोजगार कमाया जा सकता है और एक विशेष प्रकार की ख्याति, साथ ही सृजनात्मक लेखन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और विचार करते हुए फिर मुझे लगा कि हमारी संभाषण कला रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकती है। संभाषण में 4 कलाएं आती,
एक तो कमेंट्री, जो कमेंट्री की जाती है, चाहे 26 जनवरी को देखें, 15 अगस्त को देखें या और कोई दूसरे कार्यक्रम, या अब तक कॉमन सेंस के आधार पर की जाती रही है, पर इसका शास्त्र नहीं बन पाया। आवश्यकता है इसका शास्त्र बनाने की। इसको प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए, नई पीढ़ी को तैयार करने हेतु। उसी तरह से दूसरी विधा है जिसको इंटरप्रेटिंग या दुभाषिया कला कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी विद्वान आते हैं और अपनी भाषा में संभाषण करते हैं, तो उनके साथ एक दुभाषिया खड़ा रहता है जो हिंदी भाषा में उनका अनुवाद करता हुआ, तत्काल अनुवाद, साथ साथ समानांतर देता हुआ चलता है। ये भी एक विशेष कला है। फिल्मों में आपने देखा होगा डबिंग बड़ी लोकप्रिय हो रही है, विदेशी भाषाओं में फिल्में बनती है, हिंदी में डब कर दी जाती है। उसी तरह से उद्घोषणा एक कला है। आप स्टेशन पर जाएं तो प्लेटफार्म पर गाड़ी के आने जाने की सूचना होती रहती है। ऐसे ही कई प्रकार की उद्घोषणाएं होती हैं। रेडियो सुनने बैठते हैं तो वहां उद्घोषणा होती है, जब अमुक का कार्यक्रम सुनिए। इन उद्घोषणाओं में एक विशेष प्रकार की लय होती है, इसको वाणी का लास्य कहते हैं। विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, विशेष प्रकार की वाक्य संरचना होती है, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षण कर सके। ऐसे ही जब कार्यक्रम संचालित करते हैं, चाहे कविगोष्ठी हो चाहे विचार गोष्ठी हो, तो उसमें एक संचालक की आवश्यकता होती है। रेडियो में उसको एंकर कहते हैं, टीवी में भी एंकरिंग कही जाती है। तो ऐसी 5 कलाएं हैं जो मौखिक संभाषण पर निर्भर है। ये अब तक कॉमन सेंस के बल पर की जाती रही हैं। मैंने प्रयोगशाला खोल करके इन सबका विधिवत प्रशिक्षण और उसका सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का बनाया। बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े और उनको काफी कुछ रोजगार मिला, तो और उत्साह ज्यादा बढ़ा। फिर मैं रंगमंच की ओर गया। रंगमंच में जो नाट्यालेख, रंगलेख तैयार किया जाता है, जो डायलॉग तैयार किए जाते हैं, इसके साथ साथ पटकथा लेखन और डायलॉग राइटिंग वो फिल्मों में भी चलती है, विज्ञापन फिल्मों में चलती है, डॉक्यूमेंट्री में चलती है, स्ट्रीट प्लेस जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनमें चलती है। आगे एक कार्यक्रम और बना जिसको राजभाषा प्रशिक्षण कहते हैं। हमारे यहाँ जितने केंद्रीय कार्यालय हैं भारत सरकार के, उन सब में एक राजभाषा प्रकोष्ठ होता है। इस समय भारत में 3500 राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी या अनुवाद अधिकारी के पद हैं। उनको केवल 3 चीजें सीखनी होती हैं। एक तो अनुवाद कला आती हो, अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित करने की। दूसरे वैज्ञानिक तकनीकी परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान हो, और तीसरे वो पत्राचार की प्रविधि जानते हो। भारत सरकार में लगभग 2 दर्जन तरह के पत्र होते हैं जो भेजे जाते हैं। हर एक का एक फॉर्मेट होता है, कहाँ भेजने वाले का नाम होगा, कहाँ पाने वाले का नाम होगा, पत्र में कैसे संदर्भ रेफरेंस डाले जाएंगे, कैसे संबोधन किया जाएगा। तो इसका भी एक प्रशिक्षण होता है। इससे अगर राजभाषा अधिकारी या अनुवाद अधिकारी कोई नियुक्त हो जाता है तो ये बी क्लास गवर्नमेंट गजेटेड पोस्ट है, आगे पदोन्नत होती चली जाती है, बच्चे का भविष्य बन जाता है। तो ऐसे छोटे बड़े लगभग 1 दर्जन पाठ्यक्रम मैंने बनाए। उसको अनुवाद के अंतर्गत, रंगमंच के अंतर्गत, राजभाषा के अंतर्गत, सर्जनात्मक लेखन के अंतर्गत और मीडिया लेखन के अंतर्गत, इन 5 विभागों में रखा। और इसमें मुझे 12 वर्षों तक काम करने का अवसर मिला विभागाध्यक्ष के रूप में। तब तक मैं बराबर इन सब की व्यवस्था करता रहा। मेरी देखा देखी और कई विश्वविद्यालय ने इसको चलाया। तो मुख्य सेवा जो है हिंदी को रोजगार से जोड़ने की नहीं। फिर विचार आया कि हम केवल पेट तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ी जरूरत है जीवन की, लेकिन साहित्य के कुछ और भी दायित्व है। और दूसरा दायित्व है इस नई पीढ़ी को, आज के नौजवान को एक सही मनुष्य बनाना, एक आदर्श नागरिक बनाना, मानुष भाव का प्रशिक्षण देना, भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का, हमारी प्राचीन गौरवपूर्ण परंपराओं का अगर संज्ञान न दिया गया तो पश्चिम की जो आंधी आई हुई है उसमें सब उड़ जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो संकट चारों ओर से हमें घेरे हुए है, अभी हम निरापद नहीं हुए हैं।
पर प्रयास करना तो हमारा धर्म है ही। हम हार मानकर बैठ जाएं और कहें कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, भारत सरकार जाने, सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगा कि साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्यों की संरचना। अरे मूल्य दो तरह के हैं, एक और बाजार मूल्य है जिससे संबंधित हमारे रोजगार परक पाठ्यक्रम, दूसरी ओर जीवन मूल्य है। मूल्य ही देखिए बाजार का विषय भी है और जीवन का विषय भी है। हम इन दो शब्दों को लेकर चकित है कि कैसे ये शब्द विकसित हुए। एक तो भाव, आप कोई सब्जी खरीदते हैं पूछते हैं क्या भाव है, और दूसरी ओर कविता का भाव है, आपकी कहानी का भाव है। तो भाव एक और उच्च आदर्शों से संबंधित है, दूसरी ओर व्यवहारिक जीवन, यही मूल्यों की स्थिति। तो इस मूल्य की दृष्टि से मैंने एक नए विषय की परिकल्पना की जिसका नाम था साहित्याध्यात्म। अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स ऑफ लिटरेचर। साहित्य के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का संचार कैसे किया जाए, उसको धर्म से, अध्यात्म से, दर्शन से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसे मानवतावाद से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसे राष्ट्रीय चेतना से, विश्वबोध से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसे हमारे संविधान में जो समता का, मानवता का अधिकार दिया गया है उस भाव से कैसे जोड़ा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर उसको एक संगत, संतुलित, संयत नागरिक कैसे बनाया जाता है, यह भी कहीं न कहीं साहित्य का लक्ष्य है। और विषय ऐसे हैं जो केवल किसी तकनीक विशेष से या किसी धंधे से जुड़े हैं। साहित्य तो सबके हित का विषय होता है, उसका नाम ही है साहित्य बने सर्वहित संपन्न। और जो सबके सहित बने, साथ हो, जो सबके साथ होगा वो हितकारी जरूर होगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए हम अपने अध्ययन अध्यापन के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर विचार करते हुए इस प्रकार कुछ विषयों की नींव डाली। इन्हीं पर मेरा ज्यादातर लेखन है। मुझे ये लगा कि इस समय रोजगार का जो ये झंझावात चल रहा है, अगर समय रहते हुए इसकी व्यवस्था न की गई तो आगामी पीढ़ी तहस नहस हो जाएगी और साहित्य पूरी तरह से उपेक्षित हो जाएगी। आवश्यकता यह है कि अनुवाद की प्रविधि हम बच्चों को सिखाएं, आवश्यकता यह है कि रंगमंच सिखाएं, राजभाषा सिखाएं, भाषा में उनको सुविज्ञ बनाएं, भाषा शुद्ध भाषा और हर विषय से जुड़ी हुई जो उपयुक्त भाषा होती है उसका अभ्यास कराएं। आप देखेंगे सबकी अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं। जैसे काव्य की भाषा अलग है, कथा भाषा अलग है, नाट्य भाषा अलग है, ज्ञान विज्ञान परक लेखन की भाषा अलग है, राजभाषा जो सरकारी कामकाज में आती है वो अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है। मोटे तौर से मैं भेद करता हूँ तो 5 प्रकार के भेद सामने आते हैं। एक जिसको कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कहते हैं, माने जो बोलचाल की भाषा होती है। हिंदी में बोलचाल की भाषा के रूप में कोई समस्या नहीं है। लगभग 60-80 करोड़ लोग इसका प्रयोग देश देशांतर में कर रहे हैं। टूटी फूटी जैसे भी बोलते हैं अपनी बात प्रकट कर ले जाते हैं। दूसरी काव्य भाषा या साहित्य भाषा रूप में भी कोई समस्या नहीं है। लगभग 1500 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग हो रहा है। सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बोलियों में या मानक हिंदी में रचना कर लेते हैं। समस्या है ज्ञान विज्ञान की भाषा बनानी। जब तक हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू होती है, जब तक हिंदी की भाषा के माध्यम से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कोर्सेज और दूसरे तमाम विषय ज्ञान विज्ञान के, तब तक सही अर्थों में राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाएगी, तब तक विश्व स्तर पर नहीं खड़ी हो पाएगी, तब तक अंग्रेजी से स्पर्धा नहीं कर पाएगी। तो आवश्यकता है इसको ज्ञान विज्ञान की भाषा और शिक्षण की माध्यम भाषा बनाया जाए। फिर जरूरत है कि इसको सही अर्थों में राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अभी विषय विवाद में चल रहा है कि हिंदी राजभाषा हो सकती है कि नहीं। राजभाषा भी पूरी तरह से नहीं हो पाई, उसका मानक रूप क्या होगा, तो उस दिशा में प्रयास करने की जरूरत। और अब चूंकि हिंदी विश्व भाषा के स्तर पर पहुंच गई है, लगभग 130 देश हैं जहां हिंदी का प्रयोग होता है। लगभग 40 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हमारे बहुत सारे भारतवंशी लोग जो फिजी में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, गयाना में, इंदौर में रह रहे, जिनको गिरबिटिया कहा जाता है, ये देशों हिंदी भाषी है।
आपका पड़ोसी देश नेपाल शुद्ध हिंदी भाषी है। इसी तरह से जहां हमारे NRIs जिनको अप्रवासी भारतीय कहा जाता है, संसार के बहुत सारे देशों में जा बसे हैं, वहां वहां हिंदी की संस्थाएं बनी हुई हैं, पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, प्रवासी लेखन काफी विकसित हो गया है, निरंतर होता चला जा रहा है। तो इन सबको हिंदी परिवार में कैसे शामिल किया जाए? अभी तक राजभाषा अधिकारी हिंदी क्षेत्र में नहीं माने जाते, लेकिन चूंकि भाषा महत्वपूर्ण पक्ष है, साहित्य के साथ साथ भाषा नहीं होगी तो साहित्य भी नहीं होगा, तो वे भी हिंदी में गण्यमान है। ये प्रवासी लेखन वाले भी हिंदी में गण्यमान है। जो लोक साहित्य की रचना कर रहे हैं वो भी हिंदी क्षेत्र में है। जो हिंदी की बोलियों में अवधी ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, इन भाषाओं में, बिहारी भाषाओं में लिख रहे हैं, वो भी हिंदी के हैं। तो उस बृहत्तर परिवार को हिंदी जगत के साथ जोड़ना है और इसको संचार की सही भाषा बनाना है। हम आप जो बात कर रहे हैं संचार भाषा के माध्यम से कर रहे हैं, उसको टेक्निक मिल गई है। रेडियो ने जो हिंदी का विकास किया है, टीवी ने जो हिंदी का विकास किया है, सबसे ज्यादा फिल्मों ने किया है, देश देशांतर तक इसको पहुंचाया। ये संचार भाषा का चरित्र है। तो ऐसे हिंदी को एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, शायद कुछ लोग नाराज भी हो जाते हों, कविता और कहानी 20 वर्षों तक नहीं लिखी जाएगी तो हिंदी की हानि नहीं। लेकिन अगर हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में न बढ़े, हिंदी को अगर हमने तकनीक से न जोड़ा, हिंदी का अधिकाधिक कंप्यूटरीकरण हम न कर पाए, इंटरनेट में अधिक हिंदी हम नहीं भर पाए, तो विश्व स्पर्धा में हम केवल बोलचाल की भाषा के बल पर बहुत दिनों तक नहीं टिक पाए। एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने। बिल्कुल सर। तो निशा जी, मेरा जो ये किंचित कुररी प्रयास रहा है वो यही रहा है कि जो अछूते क्षेत्र है इन पर हम लिखें, इन पर विचार करें और लोगों से लिखवाएं। योजनाबद्ध रूप से इन्हीं पर मैंने शोध कार्य कराया है, योजनाबद्ध रूप से इन्हीं पर प्रकाशन हुआ है, इन्हीं सम्मति पत्रिकाएं निकलती रही है और निकल रही हैं। तो अब आप इनमें किसी के बारे में और जिज्ञासा प्रकट करें तो विस्तार से बाद में बताएंगे। बहरहाल आपने जो पूछा कि आपके जीवन में मोड़ कैसे आया, किन किन दिशाओं में आपने हाथ पांव मारे, उसका संक्षिप्त परिचय मैंने आपके साथ किया। सर बहुत ही सुंदर, और मेरा खुद का बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ। मुझे तो बहुत सारी चीजें इतनी विधिवत तरीके से नहीं पता थी। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आपकी पहली रचना कौन सी थी और किस वर्ष आई, और ऐसे कौन से महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने आपके हृदय पर अमिट छाप छोड़ी? बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है आपने। देखिए, हिंदी से जुड़े हुए हर व्यक्ति का लेखन प्रायः 95% 99% कविता से होता है। तो मैं भी हिंदी के प्रति आकृष्ट हुआ काव्य प्रेम या काव्य रचना के कारण। आरंभ में कविताएं लिखने का शौक, कवि गोष्ठियों में जाने का शौक। लोग कहते हैं कि गीत तो अच्छे लिखते थे और अच्छे गाते थे। तो शायद हाई स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, तब से लेकर इंटरमीडिएट तक 2-3 वर्षों तक काव्य रचना काफी हुई। यहाँ तक कि एक संकलन 1956 में मैंने प्रकाशित कराया, गीतों का संकलन मंजरी नाम से। अभी वो पुस्तक कहीं रखी हुई है और उसमें सब मिला के कोई 70-75 के आसपास की। वो दौर था जब वो बच्चन जी, नीरज जी और दूसरे गीतकार मंचों पर बहुत सुने जाते थे, बड़े प्रभावी थे। तो उनसे मैं भी प्रभावित होकर उस धारा में बहा। जब विश्वविद्यालय में आया 1958 में, सॉरी 1956 में, 58 में भी ये किया था, तो मुझे लगा कि एक और गीत गुनगुनाना और दूसरी ओर समीक्षात्मक आलोचनात्मक कृतियों को पढ़ना, उन्हें समझना, चाहे सूर हो, तुलसी हो, जयसी हो, कबीर हो, प्रसाद निराला, पत महादेवी, ये सब पाठ्यक्रम में थे। गद्य पद्य के बहुत सारे लेखक। तो मुझे बाधा महसूस हुई। लगा कि गीत से जुड़ना ये व्यक्ति को भावुक बना देता है, और जब आप संवेदना के धरातल पर पहुंच जाते हैं तो बौद्धिकता ज्यादा काम नहीं कर पाती। विचार पक्ष प्रबल होता है तो भाव पक्ष दब जाता है, भाव पक्ष ज्यादा प्रबल होता है
तो चिंतन और विचार का पक्ष दब जाता। तो एक विद्यार्थी के रूप में मुझे ज्यादा आवश्यक लगा, सामने कैरियर भी था कि जो विषय और जो पाठ्यक्रम मेरे सामने है, मैं तन मन धन से पूर्ण मनोयोग से उसकी तैयारी करूं। और इसलिए जबरदस्ती करते हुए मैंने काव्य रचना और गोष्ठी पर जाना बंद कर दिया। और बंद ही नहीं कर दिया बल्कि एक प्रकार का संकल्प लिया कि जब तक अपना पूरा करियर नहीं संपूर्ण हो जाता तब तक इसको फटकने नहीं दूंगा आसपास। बस कविता पढ़ करके कविता का आनंद लेता रहा और गद्य पद्य की यही सारी थी। ये बात 1956 से 54 से 56 की 57 के बीच की है। उस समय काव्य की दिशा में प्रेरित करने वाले दो व्यक्ति थे। एक तो हमारे गांव के ही, मैं जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा। वो दौर था जब कविता जनजीवन में बहुत छाई। रोज सायंकाल गांव के बड़े बुजुर्ग किसी एक सार्वजनिक स्थान पर बैठते थे और घंटों काव्य पाठ करते। तब घनाक्षरी कवित्व सवैया छंद चलते थे, समस्या पूर्ति का जमाना था और वे लोग 100 200 कोई 500 छंद कंठस्थ की। और इतने अभ्यस्त थे कि अगर किसी ने पावसरित का वर्णन किया तो दूसरा जवाब पावसरित से ही देता। किसी ने उत्कंठिता नायिका का वर्णन किया तो दूसरा उसकी काट उसी नायिका से करता। उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। मुझे लगा कि ये भी जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, तो छंद लिखने शुरू किए, गीत रचना की ओर आया। दूसरे जिस महाविद्यालय में, तब तो कॉलेज ही था, बछरावा खान है, वहाँ के इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। वहाँ हमारे हिंदी अध्यापक थे श्री नृपत सिंह जी भदौरिया। खुद भी बड़े अच्छे कवि थे और ईश्वर की कृपा से मेरे प्रति बड़े ही कृपालु थे। वे अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में मुझे अकेले खड़ा कर देते थे और दूसरी वो सारी कॉलेज की टीम होती थी और कहते थे इनसे निपटो, और रोज रटाते थे, पुस्तकों में निशान लगा लगा के देते थे। वो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे तब मुझे कामायनी और आंसू, साकेत, पंचवटी, न जाने कितनी पुस्तकें उन्होंने रटा डाली। बहुत डांटते थे और साथ ही पीठ भी थपथपाते थे। जब सफलता मिलती थी तो बड़ी शाबाशी देते थे, पुरस्कार देते थे। तो अंत्याक्षरी के प्रति जो लगाव पैदा हुआ उससे हिंदी कविता के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। दूसरे उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भेजना शुरू किया, जिला लेवल की और राज्य स्तर की, और वहां से जब सफलता मिलकर आती थी तो पूरे कॉलेज के स्तर पर वे सम्मान करते थे, प्रोत्साहन देते थे। तो इसका परिणाम हुआ कि शायद शिक्षण क्षेत्र में जाने का एक अव्यक्त अनजाने कोई जैसे आदेश हुआ हो, इसको नियति का विधान कह सकते हैं, और वही मेरी भाग्य रेखा में खिंच गया। तो बीए में आकर के हिंदी साहित्य उस समय मुख्य विषय माना जाता था, बाकी सब्सिडरी यानी सहायक विषय होते। तो हिंदी मुख्य विषय हुआ और फिर उसे में एमए करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। परिणाम अच्छा मिलता रहा, छात्रवृत्ति मिलती रही, तो उसे भी रिसर्च करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। और इस तरह से 1963 में पीएचडी पूरी करने के बाद फिर मुझे विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। तब से अध्यापन जीवन शुरू हो गया। तो प्रेरणा के मूल पुंज हमारे ग्रामीण बुजुर्ग, उनमें भी विशेष रूप से एक पंडित चंद्रमणि जी थे। वे द्विवेदी युगीन बड़े अच्छे कवि थे, वे अच्छे नाटककार भी थे। तो वे एक तरह से काव्य गुरु थे। उनसे आरंभ में संशोधन करते थे और विषय पूछते थे, और फिर उसके बाद जब कॉलेज के स्तर पर आए तो भदौरिया जी मेरे हिंदी शिक्षक जो थे, फिर तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने मार्गदर्शन किया। बहुत सारे लोगों से प्रेरणा मिली। लखनऊ में नागर जी बहुत निकट थे, वहीं पर लली जी थी, रमई काका अवधि के बड़े प्रसिद्ध कवि थे, एक आशुक जगमोहननाथ अवस्थी जी थे। इनसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता रहा और परिणाम स्वरूप मैं हिंदी का होकर के रहा। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा आदरणीय
दीक्षित साहब से। और अपने श्रोताओं को जो लेखक बनना चाहते हैं बताना चाहूंगा, अभी दीक्षित जी ने खुद कहा, हिंदी के ही नहीं अनुवाद के क्षेत्र के पत्रकारिता के जाने माने विद्वान हैं, कि आपने भी अपने कॉलेज से लेकर के स्थापित लेखक बनने के दौर तक अपनी रचनाओं को सीनियर्स को, वरिष्ठों को दिखाया और सुधरवाया। तो जो लेखक बनने के महत्वाकांक्षी हैं, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, हालांकि मैं तो अपनी रचना को 3-3 बार दिखाता हूं, सुधारता हूं अभी भी, तो उनको चाहिए कि धैर्य के साथ अपने लिखे हुए को सुधारें और उसकी कमियों को दूर करें। ये नहीं कि हमने जो सिर्फ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लिख दिया वो हमारी कविता कालजयी हो गई, ऐसा नहीं। अपनी गलतियां जानिए, समझिए और फिर सुधार कीजिए, तो उससे अच्छे लेखक आप बनेंगे। अब मेरा सवाल ये आता है, ये मेरा पुस्तक है आधुनिक हिंदी उपन्यास, नामवर जी है इसमें और भीष्म सानी है और राम जी मिश्र हैं। नहीं, नामवर जी नहीं है इसमें, भीष्म सानी है, राम जी मिश्र हैं और भगवती प्रसाद निदारिया जी हैं। तो मेरा सवाल ये रहेगा दीक्षित जी से, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अमृतलाल नागर हो, जयशंकर प्रसाद हो, मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में हमें बताएं कि स्वतंत्रता काल के उपन्यासकार, स्वतंत्रता के जस्ट बाद के उपन्यासकार और अमरकांत वाले दौर के उपन्यासकार और वर्तमान के उपन्यासकारों की लेखन शैली में आप क्या अंतर पाते हैं, क्या बदला है? और मैं अनुरोध करूंगा जवाब संक्षेप में थोड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि ये इस बातों की सीमाएं हैं, इसकी रिकॉर्डिंग 15 मिनट की हो पाएगी। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि उपन्यास, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में कुल 4 प्रकार के परिवर्तन अब तक देखे गए। इसका आरंभ तो हुआ है गल्प के रूप में। ये मुख्यतः बंगाल से आई हुई विधा है, वहां इसको गल्प कहा ही जाता है, गल्प से ही गप शब्द बना है। तो आरंभिक उपन्यासकार जो हिंदी में आए, जिनमें देवकी नंदन खत्री, लज्जाराम मेहता इत्यादि, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति अब सब इससे परिचित है। उस समय इसका मूल उद्देश्य था मनोरंजन। मनोरंजन के लिए कथा कौतुक चाहिए, तो ऐसी कहानी करते थे जिसके भीतर शाखाएं प्रशाखाएं निकलती चली जाती थी और उस चरित्र का उतार चढ़ाव देखते हुए पाठक मुग्ध रहता था। चंद्रकांता संतति की एक ख्याति थी कि लोग पढ़ना शुरू कर देते थे तो फिर स्नान, ध्यान, भोजन, भजन कुछ भी नहीं होता था, उसी में मग्न हो जाते थे, ऐसा जादू था उसमें। फिर उसके बाद प्रेमचंद का युग आया, जब इन्होंने उपन्यास को मनोरंजन नहीं, एक तरह से जीवन शिक्षण से और जीवन यथार्थ से जोड़ा और ये कहा कि वो मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान देने वाली विधा है, उसको सार्थक और स्वदेश्य होना चाहिए। उसमें राष्ट्रीय समस्याएं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, स्त्रियों की, दलितों की, विभिन्न वर्गों की, उन सबका लेखा जोखा उपन्यास बन गया। तीसरा मोड़ आया जब उसके भीतर मानव मन की गहराइयां खोजी जाने लग गईं, खासतौर से जैनेन्द्र, अज्ञेय, ईलाचंद जोशी इत्यादि के बाद से जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। बाह्य घटनाएं नहीं, अंतर मन की घटनाएं। तब तक फ्राइड और जुंग और एडलर इत्यादि इत्यादि बहुत हावी हो गए थे हमारे समाज पर। तो बाह्य जगत के बजाय अंतर जगत की खोज करना, जैसे आप नदी के द्वीप में देखिए, शेखर एक जीवनी में देखिए, जैनेन्द्र के उपन्यासों में देखिए, ईलाचंद का जिप्सी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नाम है। चौथा आया जो वर्तमान रूप चल रहा है, उसमें आत्म प्रधान हो गया है। अपने को ही चरित्र के रूप में छद्मनाम को रख करके अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, परिवार जो है, जिनसे संबंध बने हैं या बिगड़े हैं, अपने मन की जो कुंठाएं हैं, सफलताएं असफलताएं हैं, उसको बाह्य जगत पर प्रक्षेपित करते हुए वो कथाक्रम बन जाता है। अब इधर लगता है कि लोग नई कहानी गढ़ना भूल गए या उसकी आवश्यकता नहीं महसूस करते, केवल ऑब्जर्वेशन है, एक तरह की सेल्फ एनालिसिस है और उसी के साथ साथ युग का जो यथार्थ बोध जिसको वो कहते हैं। हालांकि यथार्थ का बड़ा गलत अर्थ अवस्थी हम लोगों ने निकाला है। यथार्थ का तात्पर्य है यथा अर्थ, अर्थ बने अभीष्ट। जो आपको अभीष्ट है, जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी कामना है, जो आपकी मंगलाशा है, उसका वर्णन करना यथार्थ। और आदर्श का मतलब है आमने पूर्ण रूप से, दर्श माने दर्शन करना, देखना, अपने को पूरी तरह से देखना, रियलिस्टिक व्यू। बिल्कुल उल्टा अर्थ हम लोग लेकर के चल रहे हैं।
आदर्श को हमने कल्पना से जोड़ दिया और यथार्थ को जीवन के सत्य से जोड़ दिया, उल्टा। जबकि आदर्श है यथार्थ, आदर्श है हूबहू देखा हुआ, आंखों से देखा हुआ, आंखें देखी सत्य, और यथार्थ है जैसा आप चाहते हो, जो आपका काम है। खैर, तो इन दिनों जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं संख्या में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कथा का जो विन्यास है, यानी शिल्प पक्ष, वो बहुत विकसित हो गया है, भाषा बड़ी समर्थ है, लेकिन अब इन उपन्यासों में पाठक को बांध लेने की वो क्षमता नहीं रही जो प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों में आपको दिखाई दे। डूबने की वो शक्ति नहीं रही जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की तरह आपको दिखाई। दूसरे ये आप पाएंगे कि इन उपन्यासों में अब व्यक्ति की अपनी पहचान जैसे खो गई। आप चाहे भीष्म सैनिक उपन्यास ले लो, चाहे राजेंद्र यादव का ले लो, चाहे कमलेश्वर का ले लो, चाहे मोहन राकेश का ले लो, चाहे शाही का ले लो, इन सारे उपन्यासों में अगर नाम हटा दिया जाए, शीर्षक हटा दिया जाए और लेखक का नाम हटा दिया जाए तो पहचान नहीं पाएंगे भाषा और शैली के आधार पर ये अमुक का उपन्यास पर। ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो गई, नए विषयों की तलाश खत्म हो गई है, और उसका कारण यही जो अवस्थी जी भी कह रहे थे, हम हड़बड़िया लेखन से जुड़ गए। इसकी राइटिंग ये पत्रकारिता से आया हुआ कुलक्षण है। पत्रकार को बीट एरिया में जाकर के शाम 4 बजे तक न्यूज बना के दे देनी होती है, लीड लेनी होती है। इसलिए तो जो मांझने वाली प्रक्रिया थी ना, प्रेमचंद के उपन्यासों की पुरानी पांडुलिपियां रखी हुई हैं, एक एक कृति को उन्होंने 3-3, 4-4 बार मांझा है, संशोधित किया है। पहले उर्दू में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, फिर उसमें घटाया बढ़ाया है। गोदान 5 बार लिखा गया है, जबकि सिद्धहस्त हो गए थे गोदान को लिखते लिखते। लेकिन उसके बावजूद जनता में रखते हुए एक झिझक होती है कि इसको और परिपूर्ण बनाया जाए। अब वो श्रम हमारा लेखक नहीं कर रहा है। कारण वो देखता है कि इस उपन्यासों में जब तक नाम न हो जाए तो कोई छापने को तैयार नहीं होता है। अब इनको कोई पढ़ता नहीं है। पुरस्कार मिल जाए तो शायद कुछ कापियां बिक जाएंगी, तो वो पुरस्कार और कुल मिलाकर खाली समय, जैसे कि जो लेजर टाइम होता है, बाकी समय रिक्त समय को भरने का उपक्रम हो गया है। कुछ है उसके भीतर उबल रहा है, उसको प्रकट कर देना चाहता है, लेकिन केवल उबाल ही लेखन नहीं होता है। जब वो उबल करके शांत तो ठंडा हो जाता है और आप संतुलित मस्तिष्क से उस ऊर्ध्व चेतना से उसे साक्षात्कार करते हैं, तब सही लेखन होता है। जी जी। जी ने रामचरितमानस लिखते हुए अंत में कहा, पायो परम विश्राम, और ये रचना की क्यों है? तो अंतस तपस शांत, ये मन में एक आग थी, तपस का एक अर्थ आग भी होता है, मन में एक आग थी, उसको शांत करने के लिए इस रचना के माध्यम से सब कुछ शांत हो गया है, अब परम विश्राम प्राप्त हुआ। यह है सृजन का स्वरूप जी, और यह है सृजन का सही स्वरूप। तो आवश्यकता है कि अभी वो थोड़ा रियाज करें, हड़बड़ाहट कम, बाजार से उतना ज्यादा संपर्क नहीं। सचमुच अगर कहीं कालजयी रचना करनी है और स्वस्थ नया मौलिक उपयोगी उपन्यास, विदेशियों की यही विशेषता है कि एक एक पुस्तक पर कई कई वर्ष लगा देते हैं। अकेले वार एंड पीस 12 वर्षों के परिश्रम से लिखा गया। हम नहीं कर पाते, हर साल एक रचना देनी जरूरी है, ऐसा मानकर चलते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे भीड़ लगी हुई है लोकार्पण की, पुरस्कारों की, प्रकाशन की। अब पैसा दे दे करके छपवा रहे हैं और आत्म प्रोपेगेंडा के माध्यम से उसकी चर्चा कर जी। और मैं यहाँ श्रोताओं से कहना चाहूंगा, और मेरे देश विदेश के जो पाठक इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, कि दीक्षित जी ने सही बात कही कि हमें लेखन में जमने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक एक रचना, एक एक कृति को कई कई बार लिखना चाहिए, सुधारना चाहिए। अब मैं निशा जी के पास बहुत सारे जल्दी निपटा देते हैं। निशा जी बोलिए। सर, आपकी इतनी बातें सुन के कि ये तो पता चल गया कि आप बहुत ही सरल हृदय हैं, मृदुभाषी हैं। लेखक विचारक जो दीक्षित जी हैं, उनको किन बातों पे गुस्सा आता है? गुस्सा तब आता है, यहाँ लखनऊ की बात आपको बताऊं मैं, अभी जो चर्चा कर रही इससे जुड़ा हुआ है।
लगभग प्रत्येक दिन नहीं तो दूसरे और तीसरे कोई न कोई आ खड़े होते हैं, भूमिका लिख दीजिए, या एक पुस्तक बनाई है इसकी समीक्षा लिख दीजिए। पहले तो पुस्तक भेंट करेंगे, स्वागत करता हूँ। अब भेंट करने का मतलब है कि उसकी समीक्षा लिख दीजिए। समीक्षा वो सम्मति नहीं जो एक आध पन्ने में आप लिख सकें, उनको चरित नायक बना करके 4-6 पेज का एक बढ़िया लेख। प्रश्न ये है कि अगर हर साधारण कृति पर आप इसी तरह से लिखते रहेंगे, उसके जलसे में जाते रहेंगे, जैसे बच्चे के जन्म होने के बाद सोहर गाने के लिए स्त्रियां नहीं बुलाई जाती हैं, कभी कभी किराए से बुलाई जाती है। उसी तरह से कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है, ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं, बस वो बैठ करके उनका सोहर गाना है, अद्भुत कृति है, अभूतपूर्व है, ऐसी तो आज तक लिखी ही नहीं गई, और दूसरे दिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता। वहां जो भी बोली आते हैं वो भी पुस्तक पढ़े हुए नहीं होते। ये जो रस्म चल पड़ी है हिंदी में, इससे स्वाध्याय और सृजनात्मक साधना ये दोनों चीजें बाधित हो गई, और इससे स्वयं कुछ लिखने पढ़ने का जो समय जितना अपेक्षित है वो बहुत बाधित होता है। अब प्रश्न ये है कि किसी नगर में रहते हुए आप इतने बेरुखे भी नहीं हो सकते कि सबको मना ही कर दें। रामविलास शर्मा जी किया करते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग है। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मैं इतना एफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो भीतर भीतर गुस्सा खाते हुए ये सब करना पड़ता है। केवल एक अवसर है जहाँ थोड़ा क्रोध आता है, जो अच्छी रचना है उसको लेकर के बड़ा सुख भी मिलता है। लेकिन लखनऊ की स्थिति मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं है आपके नगर की क्या स्थिति है। यहाँ की स्थिति यह है कि कहीं आप एक कंकड़ी फेंके, जिस घर में गिरेगा कोई न कोई कल जरूर होगा। हर 4-5 व्यक्तियों से आप भेंट करें, उनमें कोई एक नई साहित्यकार। कविता और कहानी का ये जो संक्रमण, ये जो एक तरह से एपिडेमिक जो फैला हुआ है, इसको लेकर के मन में उत्साह भी आता है कि देखो इतने लोग हिंदी से जुड़े हुए, और दूसरे ओर इससे जो स्तर गिरता जा रहा है उससे चिंता है। कैसे इनको कोई प्रबोध दे कि 50 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5 से काम चल जाएगा। तो लिखिए, सोचिए, कुछ नई कल्पना करिए, कुछ नया वस्तु विधान बनाइए, मांझिए, कई लोगों को दिखाइए, पढ़ाइए, और जब आपका मन पूरी तरह तृप्त हो जाए तब प्रकाशन करिए। सर, आपके समकालीन ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिनका आपके साथ उठना बैठना रहा, और अगर उनकी एक एक विशेषता बतानी हो तो क्या होगी वो? इस मामले में तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं जब जोधपुर विश्वविद्यालय में था, वहाँ अज्ञे जी ऑथर रेजिडेंस प्रोफेसर बन करके आए थे। उनके साथ लगभग 2.5 वर्षों तक रहने का मुझे अवसर मिला। उनकी एक विशेषता थी, बड़े भावुक आदमी थे। भाव का मतलब अनप्रेडिक्टेबल थे, कहा नहीं जा सकता उनका मूड कब कैसा हो। कभी तो उनके भीतर बालकोचित चंचलता दिखाई देती थी, बहुत सहज, अपने आप चाय बना करके लाएंगे, और अगर आप कहीं मदद करने के लिए बढ़े तो डांट देंगे, आप बैठे रहिए, और बड़े इत्मीनान से चीनी डाल करके उसको धीरे धीरे घोटते हुए, कहीं चम्मच की खटकने की आवाज ना आने पावे। बहुत रिफाइंड टेस्ट किया। कप प्लेट भी जो रखे हुए थे विदेशों की लाई हुई, बहुत बढ़िया क्रॉकरी उनकी। जितना घर उनका था बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से उसको सजाए हुए, उसका प्रभाव पड़ता था। और दूसरे उनके घर में जब लेकर के आए थे दिल्ली से, तो 2 ट्रकों में केवल किताबें आई, बाकी चीजें सब अलग थलग थी। वो किताबें भी मैंने घूम घूम के देखी, उसमें केवल हिंदी साहित्य नहीं था, उसमें एंथ्रोपोलॉजी थी, उसमें फिजिक्स थी, उसमें केमिस्ट्री थी, उसमें लॉ, उसमें धर्मशास्त्र, जीवन की जगत के जितने विषय हो सकते हैं, और स्वाध्याय विकट थे। तीसरे भावुक की बात जो मैंने कही, कभी कभी छुट्टी के दिन अकस्मात कार्यक्रम बना देते थे, चलो डिजर्ट में चला जाए। जोधपुर में डिजर्ट बहुत है, बलुई जमीन है, तो जो भूखंड बिल्कुल निर्जन कहलाता है, चारों तरफ वो जहाँ रेत के पहाड़ दिखाई देते हैं, वहां चलते हुए, हाफते हुए, गिरते हुए, और फिर एक जगह चटाई डाल करके उसे पढ़ जाते थे। हम लोग भी देखा देखी, हमको भी पढ़ना पड़ता था। ये जो उनके अनुभव, विलक्षण कवि व्यक्तित्व के जो अनुभव प्राप्त किए। एक बार उनको अपने घर पर आमंत्रित किया, कहीं जाते नहीं थे पर पता नहीं कैसे चले आए।
लोगों ने कहा कि दादा एक कविता सुना दीजिए, तो एक तो सुनाई ही, उसके बाद फरमाइश करके कहने लगे एक और सुन लीजिए, और ये कविता मुझे बहुत प्रिय है, ये जरूर सुन लीजिए। तो उनकी ये सरलता, सहजता और कुल मिलाकर विलक्षणता बड़ी प्रभावशाली है। दूसरे नामवर जी हमारे विभाग अध्यक्ष रहे, उनमें एक विशेषता थी, नए साहित्य के बड़े संपर्क में थे और हिंदी को विभिन्न विषयों के साथ जोड़े रहते। व्यक्तिगत रूप से उनके व्यवहार की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एकेडमिक फील्ड में नएपन की झलक उनके साथ मिलती थी। उस समय हिंदी में मिथक शास्त्र क्या है, हिंदी में फैंटेसी कैसे आती है, हिंदी की रूपवादी आलोचना क्या है, हिंदी में विदेशी आलोचना क्या प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है, किस रूप में पड़ा, परंपरा और उसके साथ साथ पाश्चात्य नई प्रवृत्तियां, इनकी अच्छी जानकारी उनको, वक्ता बहुत अच्छा। और ठीक इसके विपरीत एक पुराने आचार्य थे, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, वे अलंकार शास्त्र के पंडित थे, रीतकालीन आचार्य, ब्रजभाषा की कविता के बहुत धुरीण विद्वानों में से थे। तो मुझे उन 12-13 वर्षों में रीतिकाल से लेकर उत्तर आधुनिक काल दोनों दिखाई दिए, और ये लगा कि हिंदी साहित्य उसको एकांगी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसमें प्राचीन पुरातन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें वर्तमान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और भविष्य की चिंता तो हमें करनी चाहिए। यही स्थिति लखनऊ में भी रही, यहाँ भी विभिन्न विषयों के विद्वान रहे समकालीनों में, और सबसे कुशल कुशल ग्रहण करने की इच्छा मन में बनी रहती। सर, अगर श्रोताओं को आप कुछ ऐसे क्लासिक विशिष्ट किताबों के नाम, उपन्यास, कथा साहित्य या पत्रिकाएं अगर आप बताना चाहेंगे कि जो हर पाठक को खरीद के पढ़नी ही चाहिए, वो कौन सी होंगी? मैं यहाँ पर क्षमा चाहूंगा, मुझे शाम को ट्रेन पकड़नी है, तो मैं यहाँ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। आप नमस्कार, आपकी यात्रा शुभ हो, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और अब निशा जी का उत्तर। हर व्यक्ति को मूल रूप से ये 10, 20, 25 पुस्तकें जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, हिंदी जगत में प्रवेश करने के पूर्व पढ़ना चाहिए। जैसे काव्य क्षेत्र में चलते हैं तो प्राचीन साहित्य शुरू कीजिए, रामचरितमानस उसको पढ़ना चाहिए, सूरदास के पद, कबीर की साखियां, कबीर के पद, जायसी का पद्मावत महाकाव्य, उसी तरह से रीतकालीन कवियों में देव बिहारी, मतिराम, भूषण, घनानंद, उसी तरह से आधुनिक कवियों में भारतेंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा, उनकी अपनी कविताएं। फिर आगे चलते हैं तो आचार्य महावीर द्विवेदी का कुछ निबंध, मिल जाए तो सरस्वती उनकी जो पत्रिका थी उसकी पुराने कुछ अंक, उसी तरह से छायावादी कवियों में प्रसाद जी, उनका कामायनी महाकाव्य, आंसू काव्य, उनके कुछ उपन्यास, कहानियां, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, पंत जी की बहुत सारी काव्य कृतियां हैं, लेकिन पल्लव, गुंजन, इनको देखना आवश्यक है। निराला जी के बहुत सारे काव्य है, बहुत सारे उपन्यास हैं, संकलन है, निबंध संकलन है, लेकिन उसमें कम से कम परिमल है, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। महादेवी जी के कई गीत संग्रह हैं, उसी तरह से बच्चन के काव्य हैं, उसी तरह से आधुनिक कवियों में, समकालीन कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र को देखना चाहिए। अज्ञेय की 1-2 कृतियां हो, धर्मवीर भारती हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, नरेश मेहता हो, मुक्तिबोध हो, तो इतना ही जानकारी कर लेने से एक झलक मिल जाएगी कि हिंदी कविता कहाँ से कहाँ तक है। उसमें महाकाव्य भी है, खंड काव्य भी है, गीत भी है, चंपू भी है, गजल भी है, दोहे भी है, और पारंपरिक कई तरह के छंद है, और तुकांत कविताएं भी। काव्य नाटक जी, अच्छा सर। और पत्रिकाएं, उपन्यास, हाँ जी, उसको कम से कम प्रेमचंद का गोदान, गबन, रंगभूमि, इन 3 उपन्यासों को परिचय होना चाहिए। नागर जी का अमृत और विष, बूंद और समुद्र, लीलाचंद जोशी का जिप्सी या पर्दे की रानी, जैनेन्द्र जी का तमस ले लीजिए, तमस तो भीष्मसानी का है, उनका एक और कल्याणी है, त्यागपत्र है, ये उपन्यास देखने चाहिए।
ऐसे भीष्म साहनी का तमस है, ऐसे ही रेणु जी का मैला अचल है, ऐसे ही मन्नू भंडारी का आपका बंटी है। उसी तरह से जो और नए लेखक हैं, संजीव ने इधर फांस नाम का एक उपन्यास लिखा है, कृषक जीवन से संबंधित, बहुत अच्छा है। तो इस तरह के उपन्यास, और राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा, उषा प्रियंबदा और अमृत राय, इन सब के जो कहानी संकलन है, कुछ इनकी जीवनियां हैं, जैसे प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने लिखी, कलम का सिपाही, जैसे उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी प्रेमचंद घर में, इनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आत्मकथा बच्चन जी ने लिखी, 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, क्या भूलूं क्या याद करूं, या निराला की जो जीवनी रामविलास शर्मा ने लिखी। तो गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं, नाटक में मोहन राकेश के जो नाटक हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। तो ऐसे ही समीक्षा क्षेत्र में निबंध संकलन में रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, काफी कुछ साहित्य, मेरा ख्याल है 50-60 किताबें मैंने गिरा दी हैं। इतना भी अगर संज्ञान हो जाता है तो वो हिंदी के इस प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। आरंभिक जानकारी उसकी पुख्ता हो जाए, बाकी स्वाध्याय के बल पर इसको विकसित कर सकता है। बिल्कुल। सर, आप लगातार व्यस्त रहते हैं, तो इन दिनों किन पुस्तकों और विषयों पर आप काम कर रहे हैं? अगर आप बताना चाहेंगे तो जानना चाहेंगे हमारे पाठक और हम सब श्रुति। इस समय एक पुस्तक तैयार कर रहा हूँ, भक्ति आंदोलन, जो मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन चला, उसके इतिहास और विकास पर। तो भक्ति आंदोलन न होता तो भारतीय संस्कृति का या सनातन धर्म का क्या होता। दरअसल 3 मत हमारे यहाँ प्रकट किए गए। कुछ विद्वानों ने कहा कि भक्ति आंदोलन कुंठा के कारण हुआ था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, विदेशी प्रभाव, इस्लामिक प्रभाव से भक्ति पैदा हुई है। मेरा निष्कर्ष है कि भक्ति आंदोलन अस्तित्व का संघर्ष बनकर प्रकट हुआ, अपनी अस्मिता को बचाने। अगर ये नया होता तो आज सनातन धर्म कहाँ होता, या तो धर्मांतरण हो गया होता, या हमारे कुंठा के सार्वजनिक रूप से आत्महनन कर लिया गया होता, फिर भिन्न हो गया होता। बहरहाल उस रूप में न बचता जैसे आज सुरक्षित है, क्योंकि 1000 वर्षों की गुलामी के बावजूद बचे रह गए। नष्ट भ्रष्ट बहुत हुए, लेकिन काफी कुछ बचे रह गए। जबकि पूर्वी दक्षिणी एशिया के देशों से जिधर से होकर इस्लाम गुजरा है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सारे देशों के इस्लामीकरण हो गया। तो कुछ बात है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी, इकबाल ने जो कहा था, वो बात यही है कि हम अपने अस्तित्व को लेकर बराबर सावधान रहे हैं और उसके लिए संघर्षरत रहे हैं। और उसमें इन भक्त कवियों की बहुत बड़ी देन है, तुलसीदास की बहुत बड़ी देन है, रामचरितमानस की बहुत बड़ी देन है, और बहुत सारे कवि लेखक हैं। तो उस दिशा में कुछ काम हो रहा है, लगभग अब समाप्ति पर पहुंच रहा हूँ। कब तक तो प्रकाशित हो जाएगा? प्रकाशित कब तक होने की संभावना है? मेरी ओर से तो 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी, बाकी फिर प्रकाशक की कृपा पर निर्भर होता है। जी सर। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न पर जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे आलोचक भी हैं और व्यंग्यकार भी हैं, और कुशलता पूर्वक आपने व्यंग भी लिखे हैं, तो व्यंग लेखन में आप बहुत आगे क्यों नहीं बढ़े सर? मैंने कहा ना, व्यंग्य लेखन मेरी मनचाही विधा नहीं है, बैठे था लेखक। कभी कभी लिखते लिखते अगर कहीं बोरियत महसूस हुई, एक रास्ता महसूस हुई, तो कुछ हल्की फुल्की बातें कहने का मन होता है। तो उसके लिए मैंने इस विधा का उपयोग किया है। और उपयोग क्या किया, एक के बाद दूसरी अभी नहीं लिखी है। कुछ छुटपुट लिखे गए हैं, लेकिन वो अप्रकाशित है। तो वो तो यूं ही बाय द वे, बैठे ठाले का काम जिसको कहा जाता है। मुख्य विधा मेरी समीक्षा, और समीक्षा भी बुक रिव्यू नहीं, वो समीक्षा है जो कालजयी कृतियां हैं उनका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन, और जो अप्राप्य है उनकी खोज। ऐसी तमाम सारी विचारधाराएं जो साहित्य के माध्यम से आई हैं, हमारे प्राचीन साहित्य की जो वह विभूति है उसको प्रकाश में लाने का उपक्रम, यही मेरा नित्य कर्म है। और इसको कहीं कोई बुलाता है गोष्ठी में, किसी परिचर्चा में, तो वहां जाकर रखता हूँ, क्योंकि एक कोने में बैठकर मकड़ी की तरह जाला बुनने से काम नहीं बनता है।
संवाद होना चाहिए। इंटरेक्शन के बिना समझ में नहीं आता कि जो मैं सोच रहा हूँ सही है या गलत है। तो मंच से कहना जरूरी है, उस पर वाद विवाद संवाद करना जरूरी है। तो इस रूप में ये बाहर की यात्रा होती है। सर अगर वन लाइनर में पूछूं तो आपका सबसे प्रिय रंग कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय रंग सचमुच गुलाबी रंग है। आपने वही धारण कर रखा है लगभग। जी सर जी बिल्कुल। और सर आपका प्रिय फूल? फूलों में तो कमल सचमुच बहुत अच्छा। आपकी प्रिय पुस्तक? रामचरितमानस। हीरो, नायक? नायक में रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत सुंदर। और हीरोइन? तो वो थी जानकी जी। नायक नायिका में भेद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपके प्रिय लेखक सर? लेखकों में गोस्वामी जी तो हैं ही। आधुनिक साहित्य में मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ जयशंकर प्रसाद। दूसरे विशेष रूप से कामायनी महाकाव्य। सर जीवन का सबसे सुंदर समय कौन सा लगा आपको? सबसे सुंदर लगा रिटायरमेंट के बाद का। मैं 1999 में अवकाश लेकर के अच्छा। जब बैठा तो वो समय मुझे सबसे उत्तम लगता है। दिनचर्या से निवृत्त होकर 9 बजे मैं अध्ययन कक्ष में चला जाता हूँ। 1 बजे तक का जो समय बीतता है वो सचमुच आनंद। फिर 2 बजे से 7 बजे के बीच जो समय होता है उसी में मुझे जो मिलता है, जो प्राप्त होता है, वो प्रभु का प्रसाद है। उस रूप में ग्रहण कर। सर आपका सबसे सुंदर त्योहार जिसको आप सबसे बहुत पसंद करते हैं? दिवाली। दीपोत्सव मुझे बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर प्रकाश का बिल्कुल। पर्व है। होली भी कभी था लेकिन इधर लोगों ने गंदा कर दिया है। सर सबसे पसंदीदा परिधान? परिधान पसंद का तो है कुर्ता पैजामा सदरी। लेकिन जैसा देश वैसा भेष। जब वो विभाग में जाता था गर्मी में सफारी और सर्दी के मौसम में सूट और घरेलू पोशाक के रूप में इसको रखता हूँ। कहीं सांस्कृतिक समारोह होता है तो अपने धोती कुर्ता परिधान में जाता हूँ। अलग अलग तरह के जैसा रंग होता है वैसे ही वेशभूषा बनानी। सर आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? लखनऊ शहर जहाँ रह रहा हूँ। जी सर। और सर आपका पसंदीदा कोई इंसान? लखनऊ पर लखनऊ हम पर फिदा। यहाँ एक वाक्य चलता है फिदाए लखनऊ। जी। अच्छा और सर आपका पसंदीदा इंसान? अब ये तो अलग अलग तरह का जो भी संपर्क में आता है उसके आधार पर निर्णय लेता हूँ। आप यहाँ पे माँ को कहाँ रखेंगे सर? माँ की भूमिका आपके जीवन में कहाँ रखेंगे? वो तो दैव स्तर पर होती है। मात्र देवो भव। वो इंसान नहीं होती। जी बिल्कुल सर। सर आपसे बात धारण करना पड़ता है जी लेकिन पुत्र की दृष्टि में वो मात्र देवो। बिल्कुल सर बिल्कुल। So what can I do about सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे लग ही नहीं रहा, मेरे बहुत से प्रश्न छूट गए हैं सर, लेकिन समय की सर इसमें बाध्यता है। तो अगर किसी बिल्कुल बिल्कुल सर। तकनीक है जी सर। आज जो विज्ञान ने इतने साधन सुलभ करा दिए हैं कहीं भी कभी भी किसी भी विषय पर बात हो सकती। सर तो एक बार और जब भी कभी भी वक्त मिलता है हम आपका एक बार और वक्त लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बहुत से प्रश्न छूट गए हैं सर समय की बाध्यता की वजह से, लेकिन इतना आपने अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम। जय हो। पता नहीं कौन है रश्मि निशा निशा। वो एक अवस्थी जी बीच में जो आए थे ना, ये अजमेर में रहते हैं, हमारे पुराने मित्र है। मित्र क्या बहुत अभी तो उम्र पे छोटे हैं, यही के रहने वाले उन्नाव बस गए
लाओ भाई, काफी पीते हैं। हाँ, उधर ही चलते हैं।